आपने इससे पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमारे सरदार जी सुप्रभुजीत सिंह जी जो थे उन्होंने गेहूं के विषय पे चर्चा करी थी और अपना अनुभव बताया था। उसे मैंने इस कड़ी के पार्ट 1 में रखा है। फ़िलहाल आपने वो नहीं भी देखा हो तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बाबई, सुहागपुर, पिपरिया और गाडरवाड़ा, बनखेड़ी, वहाँ से और ऊपर चले जाओ, यहाँ के जो धान वाले किसान हैं इन किसानों का भाई साहब कहना ये है कि हम धान का तो अच्छा एवरेज ले लेते हैं, लगभग 20-25 कुंटल से ऊपर तक पहुँच जाते हैं, पर हमारा गेहूं जो है वो 16-17 से ऊपर नहीं पहुंच पाता लंबे रकबे में। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी विषय पे कर रहे हैं और हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाए तो इसको भी मैं थोड़ा मतलब 10-15 मिनट के बाद छोड़ दूंगा और फिर एक अगला पार्ट इसी का निकाल दूंगा। तो आप ये सारे वीडियो देखें। इन वीडियो को देखने से जो है आपका एवरेज जो गेहूं का है वो 100% बढ़ेगा और आप 22 कुंटल एकड़ से ऊपर 30 कुंटल एकड़ तक भी जा सकते हैं। तो भाई साहब गणित ये कहता है कि धान के जो खेत रहते हैं वो सबसे ज़्यादा जिंक, सल्फ़र और पोटास इन चीज़ों को मतलब मिट्टी से उठाते हैं, तो इनकी हो जाती है मिट्टी में कमी। अब आप कहेंगे भैया जिंक, सल्फ़र, पोटास, फास्फोरस सब चीज़ हम डालते हैं, झाइम भी डालते हैं, डालने के बाद में क्या होता है अपन उस पर भी चर्चा करते हैं। असल में क्या होता है 30 कुंटल यानी कि 3 टन अगर धान की पराली खेत में पड़ी है तो उस पराली के अंदर या फिर मैं कहूँ कि उस पौधे को धान बनाने में लगभग आप मान के चलें 32 किलो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, 20 किलो फास्फेट की ज़रूरत पड़ती है, 10 किलो पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो पराली जो पड़ी रह जाती है ना धान की, उसमें सबसे ज़्यादा उस पराली के अंदर 25 किलो नाइट्रोजन होता है और 8 किलो के लगभग में फास्फेट रहता है उस पराली में। और सबसे ही ज़्यादा 63 किलो के लगभग में पोटेशियम, जो सबसे मुख्य चीज़ है कल्ले बनाने में, जड़ फुटाव में, वो 63 किलो के लगभग में रह जाता है। इसके अलावा भी आप अगर देखें तो उस पराली के अंदर लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरान, मोलिब्डेनम और सिलिकॉन ऐसे जो बहुत ज़रूरी सूक्ष्म पोषक तत्व है ना वो भी पराली के साथ जल जाते हैं। अधिकतर किसान पराली प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, हम भी उनमें से एक ही हैं। पराली प्रबंधन करना बहुत कठिन काम है और इन्हीं पराली के साथ मिट्टी के जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो जल के समाप्त हो जाते हैं। तो इतने पोषक तत्व तो भाई साहब हमने धान लगाते समय डाले नहीं होंगे। अगर हम गेहूं के साथ थोड़ा सा फेरबदल करें, जैसे पानी देने की जो ट्रिक है उसको चेंज करें। अधिकतर किसान क्या करते हैं अपने गेहूं में 18 से 20 दिन में पानी लगा देते हैं। उन किसानों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 25 से 28 दिन में पानी ले जाएं। पहला पानी गेहूं में जो देते हैं आपके कल्ले बढ़ेंगे। वहाँ से चल के आप डीएपी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाएं, उसमें आप अपने गेहूं में ह्यूमिक एसिड की मात्रा बढ़ाएं, पोटेशियम क्या बोलते हैं उसको भूल गया हूँ, ह्यूमिक एसिड, उसकी मात्रा बढ़ाएं। आप जो यूरिया अपने गेहूं में डाल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है यार कि मेरे खेत में ये पानी भरा के चलता है और आप उस समय पे यूरिया डाल रहे हैं तो उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट मिला के डालें। और आपको लग रहा है कि यार मेरे गेहूं में 2 बार पानी भरा चुका है, जल भराव ज़्यादा हो गया है, जड़ गलन की समस्या आ सकती है, तो मैग्नीज़ का इस्तेमाल आप यूरिया के साथ करें। यूरिया के साथ धान के खेतों में ज़रूरी ही हो गया है कि आप एक कीटनाशक या तो क्लोरोपाइरीफास मिलाएं, एक फफूंदनाशक जिसमें कि अपना साफ है, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जिसमें आता है उसको मिलाएं। या आपको लगता है कि हमारे गेहूं में जड़ गलन की समस्या है, जैसे कि GW की 513 वैरायटी है, ये पहले पानी पे उमलती ही है, तो ऐसी कोई वैरायटी है तो आप इसमें फफूंदनाशक की जगह पर क्या नाम है उसका, थायोफेनेट मिथाइल का इस्तेमाल करें।
तो ये सभी छोटे छोटे काम हैं, ये बहुत बड़ा अपने को फ़ायदा दे देंगे आगे जाकर। यूरिया पहला डाल रहे हैं तो आप पहला पानी 25 दिन पे जो लगा रहे हैं उस समय पे आप 1.5 बोरी यूरिया में ये जो चीज़ें मैंने बताई है इन्हें मिक्स करके डालें, इससे फ़ायदा होगा। और इसके बाद में आप एक स्प्रे करें। स्प्रे में आप चाहें तो पौधे के अनुसार, जैसे आपके पौधे मान लो जल भराव के कारण पीले हो गए हैं तो आप उसमें 19-19-19 के साथ जिंक चिलीटेट डाल सकते हैं। या और ज़्यादा पीले हो गए हैं तो और भी जो पोषक तत्व हैं, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें हमने पिछले साल और उससे पिछले साल क्या क्या चीज़ें मिलाई, किस तरह से खेती करी, ये सभी जानकारियाँ उस लिंक में दी गई है। गूगल AI के अनुसार अगर हम देखें तो 1 टन यानी कि 10 कुंटल जो धान की पराली है उसमें 400 किलो कार्बन, जिसको मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने यूरिया में ह्यूमिक एसिड मिलाकर डालें, 400 किलो कार्बन जल के नष्ट हो जाता है। वहाँ से 55 किलोग्राम नाइट्रोजन और 2.3 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम और 12 किलोग्राम सल्फ़र, इस तरह के जो पोषक तत्व हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो भाई साहब इनको नष्ट किया है तो हमें इनको वापस डालना पड़ेगा। मैंने आपको खाद के साथ, यूरिया के साथ मिलाकर डालने की चीज़ें बताई है। अब हम चर्चा करते हैं स्प्रे पर। अच्छा, धान के खेत में गेहूं की लेट बुआई होती ही है। किसान सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि किसान ढूंढते हैं अधिक उत्पादन वाली वैरायटी। अभी मेरी एक किसान से चर्चा हुई जो मूंग लेने आए थे। फिलहाल में अभी भी कुछ किसान ट्रक लेके गेहूं लेने आए हैं। तो जो मूंग लेने जो किसान आए थे उन्होंने भाई साहब मुझे ये बताया कि हमारा जो धान की कटाई है वो लेट होगी। और मैंने कहा गेहूँ कौन सा बोगे, तो हमने भोपाल से लाए हैं। बोले हमने 303। मैंने कहा 303 तो मेरे पास भी है। तो बोले नहीं, हमने DBW का 303 लाए हैं, बहुत ज़्यादा एवरेज देता है। अब आप सोचो, इन लोगों की कटाई आज से 15 दिन बाद होगी। ये लगभग 20 नवंबर के बाद अपनी बुआई करेंगे। तो ये लंबी वैरायटी का गेहूं ला रहे हैं, कब तो उसको बोएंगे, फिर कब काटेंगे, कब मूंग बोएंगे। एक एवरेज कम होने का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसान ये नहीं समझ रहा है कि हमको समय के अनुसार कौन सी वैरायटी बोना है। आपके पास, आप लेट हो रहे हैं तो आप वैरायटी चेंज करने का आपके पास ऑप्शंस है। आप अधिक से अधिक उत्पादन वाली वैरायटियों में GW की 513, HI की 1650, HI की 1634, उसके अलावा बहुत सारी वैरायटियां हैं, 1674 है। ऐसी बहुत सी वैरायटियां। एक वैरायटी पे से भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देखिएगा। इस तरह की वैरायटियां बोकर आप अपना जो भाई साहब एवरेज है उसको बढ़ा सकते हैं। भाई साहब धान की अगर हम काट के गेहूं की लेट बुआई करते हैं तो ठंड बढ़ जाती है उस समय पे ठंड बढ़ जाती है। तो जो क्राउन रूट है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 25-26 दिन के बाद ही पहला पानी लगाएं, वो क्या है 24-25 दिन के बाद क्राउन रूट आती है। एक तो गेहूँ के साथ जड़ निकलती है और 20-22 दिन के बाद दूसरी जड़ निकलती है थोड़ी ऊपर से। धान में भी देखा होगा आपने, वो मेन जड़ होती है। वो जड़ जितनी छिछलेगी, जितने बेहतरीन कूचे करेगी, ऊपर से उतने कूचे चलेंगे। तो वो रूट जो आती है क्राउन रूट, वो लेट बुआई में लेट आती है। और जब क्राउन रूट लेट आएगी तो हमें पानी भी उस समय पे थोड़ा सा लेट करके लगाना है। कितना लेट? लगभग 28 से 30 दिन लेट। अब आपकी मिट्टी स्यारी है, नमी जल्दी ख़त्म हो रही है, पौधे एकदम सूखने लगे तो आप थोड़ी जल्दी लगा सकते हैं। पर आपने अगर पिछले साल तक अपनी फसल में 18 दिन पे पानी लगाया है तो आप उसको 22 दिन पे ले जाएं, और 22 दिन पे लगाया है तो 26 दिन पे पानी लगाएं। फिर आप देखना आपका एवरेज बढ़ेगा। एक एकदम नई और लेटेस्ट वैरायटी भी आई है जो हमने इंदौर से लाए हैं, 1659। उसके बाद में 1674। ये भी कम दिन में आने वाली वैरायटियाँ हैं। इस साल इन नई वैरायटियाँ जितनी भी हैं, इन सभी वैरायटियों का रिजल्ट मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किसानों के खेत में जा कर के। फिलहाल आगे बात करते हैं। अब भाई साहब आप गेहूं की बुआई लेट कर रहे हैं तो आपको बीज दर भी थोड़ी सी बढ़ाना है। आप 80 किलो गेहूं अगर ले रहे हैं तो 1 कुंटल तक ले सकते हैं। और यूरिया की मात्रा मैंने आपको बताई है कि लेट बुआई में कम ही रखना है, क्योंकि ठंडाई तो वैसे ही हो जाएगी, यूरिया और ठंडक देगा तो क्राउन रूट निकलने में आप और लेट हो जाएंगे। इस समय पे भी आप यूरिया में ये जो मैंने बताए थे, जैसे कि
क्या बताया था, मैग्नीशियम सल्फेट बताया था। अगर ज़्यादा पानी भरा के चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो मैंने मैग्नीज बताया था, इनको मिला सकते हैं। अब हम बात करें स्प्रे की, तो पहले पानी के बाद में आपने ये डोज तो दे दिया है, आपको लग रहा है हमारा गेहूँ नहीं पलट रहा है, तो आप इस समय पर सबसे बढ़िया मेरा रटाराट आया NPK 19-19 या NPK 20-20-20, इसके साथ जिंक चिलीटेड मिलाएं और एक सूक्ष्म पोषक तत्वों वाला जैसे कि मेजर सोल करके है, मेजर सोल आप मिला सकते हैं। इसका भी रिजल्ट पिछले साल किसानों के बीच में देखने को अच्छा मिला था। अब हम बात करें अगर कल्ले बढ़ाने के लिए स्प्रे की, तो आपने जो पहला पानी लगाया है मान लो 26 दिन पर, उसके 5-1 दिन बाद यानी कि 27-28वें दिन पर आप NPK 12-61 के साथ 6BA का इस्तेमाल करें। इससे आपकी दूध भी बढ़ेगी और फास्फोरस की जो मात्रा है नाइट्रोजन के साथ वो गेहूं में बढ़ेगी, तो गेहूं ज़रूर से ज़रूर कल्ले भगाएगा। ऐसे ही एक भैया हैं हमारे बीच में, नेपाल बॉर्डर से हैं, फ़ोन आया था यार, 1 मिनट बात ही कर लूँ। अनूप सोनी जी, इनके गांव का नाम मैं भूल गया हूँ। इन्होंने बताया था पिछले साल कि मैंने यूरिया जो पहला यूरिया डाला था, उसमें यूरिया के साथ पैक्लोब्यूटाजोल जो कल्टार में जितना टेक्निकल आता है, कितने % वाला आता है, वो मिला के डाला था। बोले मेरे गेहूं में भयंकर कल्ले हुए थे और आखिरी तक जो है ग्रीननेस था। हालांकि मैंने एक बार और यूरिया डाला था, 2 बार, एक बार 2 बोरी, एक बार 1 बोरी करके यूरिया डाला था। मेरे गेहूं में कल्ले भयंकर थे और लगभग 30 कुंटल एकड़ से ऊपर मेरा एवरेज जो था शायद गेहूं का गया था, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, मैं भूल गया हूं। तो आप चाहे तो पैक्लोब्यूटाजोल का इस्तेमाल, या तो आपकी ज़्यादा अधिक हाइट लेने वाली गेहूँ है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में। असल में क्या है, मिट्टी के साथ पैक्लोब्यूटाजोल अगर हम यूरिया के साथ डालते हैं तो ये कुछ मिट्टी में नुकसान करता है, इसलिए मैं आपको स्प्रे करने की सलाह इसकी दे रहा हूँ। और जोल की बात आ ही गई है, तो गबोट के समय पे जब हमारा गेहूँ रहता है उस टाइम पे जो हम स्प्रे करते हैं टेबुकोनाजोल का, ये टेबुकोनाजोल भी हाइट को रोक के, फफूंदनाशक का तो काम कर ही रहा है, ये हाइट को रोक के, थोड़ा सा रोक के, और जो गबोट के अंदर जो गेहूं है उसकी बाल का साइज बढ़ाने का काम भी करता है। तो पैक्लोब्यूटाजोल का इस्तेमाल बहुत से किसान गेहूं में गबोट के समय पे करते हैं फफूंदनाशक के तौर पे। या फिर आपने, अगर आप पहला पानी लगा रहे हैं और आपने पलेवा करने के बाद में गेहूं की बुआई करी, यानी कि सूखे में गेहूं की बुआई नहीं करी है, उस समय पर आप जो यूरिया डाल रहे हैं उसके साथ आप अगर आधा कट्टी DAP और उसमें आधा ही कट्टा कैल्शियम नाइट्रेट जो कि शायद 12 किलो के लगभग में आएगा, और उसके साथ आप क्लोरोपाइरीफास, जो डोज ही बता रहा हूँ मैं, क्लोरोपाइरीफास और ह्यूमिक एसिड वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी आपके जो कल्ले हैं वो बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। तो मैंने आपको एक स्प्रे बताया, एक खाद बताया है, और जो भी मुझे याद आता जा रहा है मैं धीरे धीरे आपको सोच के भाई साहब कैमरा बंद कर के बताता जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ये भी लंबा हो चुका है, और इसके आगे के वीडियो में मैं भी आपको गेहूं से संबंधित अधिक उत्पादन को लेकर जानकारी दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आपके मन में जो कुछ भी सवाल आ रहे हैं वो आप कमेंट में पूछें, मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, और गेहूं के अधिक उत्पादन से संबंधित जो भी जानकारी है, जो किसानों के द्वारा दी गई जानकारी है, वो शेयर करूंगा। फिलहाल मैं तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। जय राम।